अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्यूटर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर के बारे में 11th स्टैंडर्ड, लेकिन वो पिछली वीडियोस में ख़त्म हो चुका है। तो आज मैं ये नया वीडियो अपना सेकंड चैप्टर के साथ आपके लिए लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 11th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर में बेसिक अकाउंटिंग्स क्या होती हैं, आज हम वो सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब बताएं आप पिछले चैप्टर में कितनी बार यूज़ करा मैंने ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये चीज़ें बार बार रिपीटेडली आपके सामने आती रहेंगी। तो अब क्या है कि इनकी आदत सी आपको ऐसे पड़ जाएगी। अच्छा, उस वक्त मैं आप सबसे कहता था कि मैं कहता था स्टूडेंट्स ये जो टर्म्स हैं ये आपको आगे डिटेल में मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और वही देखिए, आज ये पर्टिकुलर चैप्टर उन्हीं टर्म्स को डिफ़ाइन करने के लिए इस बुक के अंदर शामिल है। तो अब ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आएंगी कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड अगर यूज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मतलब इसका क्या मतलब है, होता क्या है। जब तक आप किसी भी डेफिनेशन को आप जब तक अपने अंदर नहीं उतार सकते, अपनी रूह में नहीं उतार पाएंगे, जब तक कि आप उसका एक्चुअली मीनिंग नहीं समझ सकते। जाहिर सी बात है, रट्टाफिकेशन करके तो सिर्फ पास हुआ जा सकता है, मार्कशीट में नंबर आ सकते हैं, लेकिन आदमी का आगे आके कामयाब नहीं हो सकता, वो अपाहिज का अपाहिज ही रहता है। तो वही वाली स्टूडेंट्स वही वाली बात है कि आपको एक इंटरेस्ट लेकर के उसके मीनिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब मीनिंग को समझेंगे तो आपको आगे की चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी, आपको पता लगने लगेगा अपने आप ही कि आगे क्या होने वाला है। आपको एक तरीके से किसी मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में पता चल जाता है अगर आपको इंटरेस्ट लेके किसी चीज़ को समझते हैं, उसके मीनिंग्स को समझते हैं। मीनिंगफुल चीज़ समझना आसान है। तो आइए स्टार्ट करता हूँ। मैं ज़्यादा फालतू की बात नहीं करूँगा। पहली टर्म्स, जैसा कि मैं आपको पहले भी मुख्तसर तौर पे कई बार बता चुका हूँ, बिजनेस ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन, बात एक ही है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ही बात है। किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी, कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है, उसका जो ओनर है वो अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव से कहता है कि ये रॉ मटेरियल की ज़रूरत है और ये आप मार्केट से परचेज़ कर लीजिए। उसका काम यहाँ से शुरू हुआ। वो गया मार्केट में, अपने जो भी उनके पार्टीज़ हैं जिनसे वो माल लेते हैं, जो डीलर्स हैं, उनके पास गया, उनसे माल लिया। माल लेने के बाद वो उसे क्या देता है, बिल देता है। और उसने उसे क्या दिया, गुड्स दी। गुड्स की जो ये अदला बदली हुई वो सेलर और किसके बीच में हुई, बायर के बीच में। तो ये जो सेलर है और ये जो बायर है, ये दोनों क्या हैं, ये वो दो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। और ट्रांजैक्शन कैसा हुआ है, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, क्योंकि ये बिज़नेस चल रहा है ना भाई। ये किसी का वलीमा तो चल नहीं रहा। वलीमे में जो है आपने बिरयानी निकलवा ली, छोले निकाल लिए, या आपको किसी ने कॉफ़ी दे दी, कॉफ़ी के स्टॉल पे गए, आपको कॉफ़ी मिल गई, वो लेन देन हो गया, वो भी एक लेन देन है, क्योंकि वहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ क्या है, ये एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और यहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो वो अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ में क्या कर रहा है, तो वो परचेज़ डिपार्टमेंट से गया हुआ वो जो शख्स है, एम्प्लॉय है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, वो गुड्स को लेकर मार्केट से लेकर आता है। अच्छा, अब यहाँ दो चीज़ें हैं कि उसने गुड्स परचेज़ की तो कैसे की, क्रेडिट पे की या कैश पे की, दोनों तरह से होंगी। अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं या पुराने बिजनेसमैन हैं और आपकी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी गुडविल चल रही है, गुडविल। अब ये गुडविल क्या है, देखिए ये भी एक अकाउंटिंग की टर्म है जो आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो गुडविल मैं आपको वैसे ही मुख्तसर बताऊंगा। गुडविल क्या है, किसी भी पार्टी, किसी भी बिज़नेस की एक ऐसी रेपुटेशन है जो उसको मार्केट में उसकी वैल्यू के बारे में बताती है। उसको पता होता है कि इसकी गुडविल ऐसी है। किसी दूसरे बिजनेसमैन को उस फर्म के बारे में पता है कि इसकी गुडविल कैसी है। तो गुडविल क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ रेपुटेशन इन बिजनेस।
एक छोटी सी लाइन याद रखिए, एक रेपुटेशन, एक टाइप ऑफ रेपुटेशन इन बिजनेस। तो उनकी गुडविल की बेस पे या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन की बेस पे या उनके बिजनेस एरिया की बेस पे उसको क्रेडिट देगा। अदरवाइज़ छोटे मोटे दुकानदार होते हैं या बिगिनर्स होते हैं तो वो उनको क्रेडिट पे माल नहीं देंगे, वो उन्हें कैश ही परचेज करना पड़ेगा। तो वो कैश देगा, गुड्स रिसीव करेगा और कैश देगा। अगर क्रेडिट पे लेगा तो हफ्ता 15 दिन जो भी क्रेडिट पॉलिसीज़ होती हैं बिजनेस की, अकॉर्डिंगली उसको पे किया जाएगा। तो ये सामान वो अपने ऑफिस लेकर आ जाएगा और उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, बैंक से पेमेंट करेगा या कैश पेमेंट करेगा हफ्ता 10 दिन बाद या जितने भी दिन बाद। तो ये है आपका बिजनेस का ट्रांजैक्शन दो पार्टीज़ के बीच, सेलर और परचेज़र। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। कोई एक पार्टी बिजनेस ट्रांजैक्शन को अमल नहीं दे सकती, उसको नहीं कर सकती। दो का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, वैसे ही एक पार्टी बिजनेस ट्रांजैक्शन को अंजाम नहीं दे सकती। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको इतना एक कहानी सुनाने के बाद अब मैं आपको डेफिनेशन जब पढ़वाऊँगा तो आपको बेहतर समझ में आएगी। आइए मैं पढ़वाता हूँ। बिजनेस ट्रांजैक्शंस। The term business transaction means a financial transaction or event। क्या है? The term business transaction means a financial transaction or event entered into by the parties। parties मतलब दो parties, parties कहा गया दो parties, and recorded in the books of accounts which can be expressed in terms of money। मनी का नाम बार बार आएगा। which can be expressed in terms of money क्यों कहा गया भाई? मनी का ताल्लुक बहुत ज़रूरी है, जब भी वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाएगा। and brings change in the financial position of an enterprises। इसका मैं थोड़ा सा आपको तर्जुमा करके बता देता हूँ। द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट, ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या कोई ऐसा वाकया है जो दो पार्टीज़ के दरमियान रिकॉर्ड हुआ रिकॉर्ड और बुक्स में एंटर्ड किया गया। विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मनी, जो मनी की टर्म में जिसको हम बता सकते हैं कि ये लेन देन हुआ, उसको उसकी तशरीह कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो किसी भी एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज लेकर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी कंपनी ने XYZ ने परचेज़ की, तो मेरी कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट है, जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर हम परचेज़ दिखाते हैं। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज़ है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परचेज़ अकाउंट डेबिट टू जो भी सेलर है ABC लिमिटेड अकाउंट। क्या चेंज आया? फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ गया, इसी चीज़ को कहा गया है। जो मनी की ट्रांजैक्शन है उसको एक्सप्रेस किया जाएगा, परचेज़ के बदले क्रेडिटर को पेमेंट हो रही है। तो ये डेफिनेशन इस तरह से सिस्टमेटिक समझ में आ गई होगी आपके। बिजनेस ट्रांजैक्शन टर्म को मैं डिफाइन कर चुका। अब ऐसे ही मैं आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या क्या होते हैं? इट इज़ कंसर्न विद मनी और मनीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बार बार मैंने आपको बताया कि जो भी ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन जब तक नहीं बन सकता जब तक उसमें मनी की टर्म इन्वॉल्व ना हो, कैश की कोई भी चीज़ इन्वॉल्व ना हो। मतलब कोई अगर गुड्स और सर्विसेज है वो भी मनी की कोई कीमत रखती हो, कोई उसका उससे ताल्लुक़ हो, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मनी वैल्यू का उससे कोई ना कोई रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो बिजनेस ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे भी यही बात कही गई है, इट इज़ कंसर्न विद मनी, मनी से ही इसका कंसर्न है, या मनीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या मनी के बराबर कोई ऐसा गुड्स और सर्विसेज का कोई भी तालमेल हो वो इससे ताल्लुक़ रखता है। सेकेंड पॉइंट है, इट अराइजेज आउट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
जब भी ये तो गुड्स का कोई भी लेन देन होगा, लेन देन दो पार्टीज़ के बीच, एक होता है परचेज़र, एक होता है सेलर। गुड्स का या तो परचेज़र गुड्स को परचेज़ करेगा या फिर परचेज़र करेगा सर्विसेज को परचेज़। दो तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक होती है गुड्स जो फिज़िकली, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, जैसे कि कोई भी सामान हो, वो गुड्स होती हैं। किसी भी चीज़, फिज़िकल आइटम ऑफ ट्रेड। गुड्स का मतलब है फिज़िकल आइटम ऑफ ट्रेड विच वी कैन परचेज एंड सोल्ड आउट, जिनको हम सेल कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं और जिनको हम छू सकते हैं, फिज़िकल आइटम, वो होती हैं गुड्स। तो परचेज़र या तो गुड्स को परचेज़ करेगा या फिर सेकंड चीज़ होती है सर्विसेज, जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर की सर्विसेज हो गई। अब डॉक्टर कोई हमें गुड्स थोड़ी देता है जिसके बदले में हम उसे फ़ीस दे रहे हैं। या फिर कोई भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टीचर है तो वो आपको टीच कर रहा है, वो आपको पढ़ा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, वो आपको कोई गुड्स थोड़ी प्रोवाइड कर रहा है जिसकी आप फीस उसे ट्यूशन फीस के रूप में दे रहे हो, नहीं। तो ये क्या है, गुड्स और सर्विसेज का फ़र्क। तो ये कब रेज होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन? जब भी गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन रेज होता है, जब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन राइज होती है। इट राइजेज आउट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ, जब गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफ़र होता है सेलर और परचेज़र के बीच, गुड्स लेने वाले और देने वाले के बीच में इसका ट्रांसफ़र होता है। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स, लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। मैं बता चुका हूँ आपको डेफिनेशन में ही कि इसका इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ेगा। जब कोई भी फर्म, दो फर्मों के बीच बिजनेस ट्रांजैक्शन राइज होते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है उन कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं परचेज़र हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में मेरी परचेज़ बढ़ जाती है अगर मैं परचेज़ करता हूँ, चाहे वो सर्विसेज की परचेज़ हो, चाहे वो गुड्स की परचेज़ हो। सिमिलरली जो सेलर है उसके यहाँ भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। तो उसके यहाँ सेल जो बढ़ी गुड्स की, उसमें उसकी सेल इंक्रीज़ हो गई, और अगर सर्विसेज की बढ़ी तो सेल ऑफ सर्विसेज उसकी ऐड हो जाती है। तो इसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर पड़ता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, इट हैज़ अ डुअल एस्पेक्ट और साइड्स, रिसीविंग डेबिट एंड गिविंग क्रेडिट ऑफ द बेनिफिट। शुरू में ही इंट्रोडक्शन में ही आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में भी बता ही दिया था। डेबिट और क्रेडिट के बीच आपकी अकाउंटिंग पूरी नहीं होती, लेकिन यहाँ ये क्या बात कही गई है कि जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है उसके अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं, दो चीज़ें हैं जो लेस प्लस होंगी। जैसा मैं उसमें बताया था कि जो बिज़नेस का है वो डेबिट हो जाएगा और जो बिज़नेस का नहीं है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट जो है वो बिज़नेस का है, जो क्रेडिट है वो बिज़नेस का नहीं है। तो इससे क्या मतलब आपकी समझ में आया? देखिए मैं बहुत बताता हूँ, बहुत सिंपल है। जब हमने परचेज़ करी सेलर से तो हमारे पास क्या आया, ट्रांसफ़र किस चीज़ का हुआ सेलर से? गुड्स का। तो गुड्स क्या हो गई? बिज़नेस की हो गई। तो हम गुड्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, लेकिन गुड्स डेबिट नहीं होंगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट होगा। परचेज़ अकाउंट को हमने डेबिट कर लिया, और जो बिज़नेस का नहीं है वो क्या है भाई, हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं ना उसको, या उसके नाम को कर रहे हैं। जो बिज़नेस का नहीं है उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। तो यही चीज़ें हैं कि डुअल एस्पेक्ट क्या, कि एक चीज़ डेबिट होगी और एक चीज़ क्रेडिट होगी। अब इस पॉइंट को पढ़ते हैं। इट हैज़ अ डुअल एस्पेक्ट्स और साइड्स, रिसीविंग डेबिट एंड गिविंग क्रेडिट ऑफ द बेनिफिट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद में मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊंगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म नंबर 2 विच इज़ अकाउंट। अकाउंट बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है अकाउंट्स की, क्योंकि अकाउंट्स पे ही अकाउंटेंसी है। अकाउंट की टर्म अगर आपके समझ में आ जाती है तो अकाउंटेंसी है ही अकाउंट्स का काम, अकाउंट्स पे ही डिपेंड करती है, अकाउंट्स के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो आइए सीखते हैं अकाउंट्स है क्या, अकाउंट्स किस बला का नाम है। देखिए जब हमने बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा लास्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं, परचेज़ की हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी पार्टी से परचेज़ की गुड्स की
परचेज़ की, वो आ गई हमारे फॉर्म में, हमने उसके बदले में उनको पेमेंट किया। तो ये जो परचेज़ है, तो इसको हम अकाउंट्स में कैसे शो करते हैं, एक पर्टिकुलर हेड में, परचेज़ अकाउंट का एक पर्टिकुलर हेड बनाते हैं, उसके अंदर परचेज़ का पूरा एक टी शेप अकाउंट बनता है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर उसकी डिटेल दी जाती है कि परचेज़ इतने से डेबिट हो गई है, क्योंकि परचेज़ हमारी बिज़नेस की है। जैसा कि मैंने बताया था, जो हमारा बिज़नेस का होता है वो ऑलवेज़ क्या होता है, डेबिट। तो परचेज़ बिज़नेस की थी, इसलिए हमने डेबिट की दी, डेबिट कर दी, उसके बदले में हमने कैश उसको पेमेंट कर दिया। तो ये जो अकाउंट है, जो पर्टिकुलर एक डिटेल दी जा रही है, जो उसमें पूरी उसकी इंक्वायरी दी जा रही है कि परचेज़ और इतनी वैल्यू वर्थ इतना इससे डेबिट किया जाता है, और ऐसे ही सिमिलरली कैश अकाउंट में इतनी परचेज़ के लिए इतना कैश पे हुआ, क्रेडिट अकाउंट में इतना वैल्यू उसमें दिखा दिया गया है। तो आइए डेफिनेशन समझते हैं। अब मैं डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा मुख्तसर बयान करने के बाद डेफिनेशन को बताना बेहतर समझता हूँ। अकाउंट इज़ अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंट क्या है, एक ऐसी समरी है बिजनेस ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, जो जिसका ताल्लुक किससे है, रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। एक पर्टिकुलर हेड में उसकी डिटेल को एक वन प्लेस पे इस तरह से एक्सप्लेन करती है, इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट, ये खाली उसकी अमाउंट को ही रिकॉर्ड नहीं करती, बल्कि उसकी डायरेक्शन को, उसकी मतलब उसके कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेंगे उसको इस तरीके से रिकॉर्ड करती है, और उसको इफेक्टिव होती है उसकी डायरेक्शन को। द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो रिपीट दिस, अकाउंट इज़ अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। एक ऐसा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है जिसको समराइज करता है अकाउंट। बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का वो समराइज्ड रिकॉर्ड है अकाउंट, जो एक पर्टिकुलर वे में उसकी डायरेक्शन को इफेक्टिवली बताता है, और उसकी जो वर्थ है उसकी वैल्यू को भी रिकॉर्ड करता है, और उसके डायरेक्शंस को भी बताता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। ये परचेज अकाउंट बनाने जा रहा हूँ मैं आपके सामने, छोटा सा एग्जांपल देने के लिए। ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक अकाउंट बनाऊँगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट समझ लीजिए, या बैंक अकाउंट, जो आपको अच्छा लगे। ऐसे ही इसके में मैंने लाइन खींच दी, ये हमारी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। जब हमने परचेज़ की तो मान लीजिए 50,000 रुपये की हमने गुड्स परचेज़ कर ली। तो जब परचेज़ करते हैं तो परचेज़ क्योंकि हमारी डेबिट होगी, तो हम उसको कैसे शो करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू $50,000। मान लीजिए 50,000 रुपये की गुड्स हमने कैश में या बैंक से पेमेंट करी थी। कैश और बैंक एक ही चीज़ है, एक तरीके से समझिए, वो कैश की ही एक किस्म है, तो इसलिए मैंने कैश ही लिख दिया। तो परचेज अकाउंट जब हमारा डेबिट हुआ तो हमने उसको परचेज अकाउंट डेबिट साइड में दिखा दी 50,000 रुपये, ये इसका टोटल यहाँ आ जाता है। और ऐसे ही ये कॉलम एक अमाउंट की लाइन खींच के इसका ये। तो आज मैंने आपको अकाउंट से इस तरह से इंट्रोड्यूस करा दिया। एक बात और आपको यहाँ पे छोटी सी बहुत ज़रूरी मैं बताना चाहूँगा, जब भी हम अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो जो हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उस अकाउंट में उस अकाउंट का नाम कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक जर्नल एंट्री करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज गुड्स परचेज करी राहुल ने 50,000 रुपये की, तो उसको हम पहले जर्नलाइज करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होती है वो मैं बताता हूँ। परचेज अकाउंट डेबिटेड 50,000
टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 50,000। यहाँ पे नीचे नरेशन डाल देते हैं, बीइंग परचेज्ड गुड्स 50,000 रुपीज़, 50,000 फला फला, इसे नरेशन देते हैं। इसको कहते हैं हम ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना। जर्नलाइज करने के बाद हम ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्टिंग के लिए स्टार्ट करते हैं, उसको कहते हैं हम लेजर पोस्टिंग। तो जब हम पोस्टिंग करते हैं तो हम किसकी बेस पे करते हैं? हमेशा जर्नल एंट्री की बेस पे करते हैं। जर्नल एंट्री इसका पहला पार्ट है। ये लेजर पोस्टिंग मैंने आपको बता दी क्योंकि मैं अकाउंट को आपको एक बार दिखाना चाह रहा था, इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था। लेकिन इससे पहले का जो स्टेप है वो क्या है? जर्नल एंट्रीज़ है। एक ब्रीफली इंट्रो करा रहा हूँ मैं इसका, क्योंकि ये चीज़ें सब आगे डिटेल में आएंगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जर्नल एंट्रीज से हम पोस्टिंग करते हैं। तो परचेज अकाउंट, ये परचेज जो अकाउंट है इसमें परचेज का नाम कभी नहीं आएगा, दूसरे अकाउंट का नाम आएगा। कैसे? परचेज करी कैश में, तो कैश अकाउंट को यहाँ से उठा के यहाँ डेबिट में खड़ा कर दिया मैंने इस तरह से कि टू कैश, परचेज करी है कैश में, 50,000 रुपये डेबिट साइड इंक्रीज़ हो गई जैसा कि मैंने बताया था, और ये परचेज अकाउंट आपका रेडी हो गया। यहाँ टोटल आ जाते हैं, ये इस तरह से बैलेंस निकलता है। सिमिलरली कैश अकाउंट में एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट में कैश का नाम तो नहीं आएगा, तो वहाँ किसका नाम आएगा? परचेज का। तो कैसे लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश हमारा नहीं है, चला गया, बाय परचेज अकाउंट 50,000 रुपये क्रेडिट साइड हमारी, यहाँ पे कैश क्रेडिट हो गया, बैलेंस डेबिट साइड में यहाँ आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल देकर मैंने आपको इन सब चीज़ों से छोटा सा एक इंट्रोडक्शन करा दिया है कि ये लेजर पोस्टिंग है, ये जर्नल एंट्री है, और इस तरह ये एक अकाउंट कहलाता है, जो क्या कहता है? अकाउंट इज़ अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट्स एंड डायरेक्शंस, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड पॉइंट के बारे में, जो क्या है, जो टर्म है हमारी कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने पिछले दो में समझा, बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि ट्रांजैक्शन के बिना कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। उसके बाद मैंने आपको बताया अकाउंट टर्म के बारे में। अकाउंट क्या है? तो भाई जब ट्रांजैक्शन होगा तो उसे रिकॉर्ड कहाँ करना है, हमें यही नहीं पता होगा कि रिकॉर्ड कहाँ होगा, अकाउंट में होगा, इसलिए अकाउंट डिफाइन किया गया। अब थर्ड पॉइंट है कैपिटल का। जो कैपिटल है, अगर किसी बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो उसे सबसे पहले कैपिटल की ज़रूरत होगी। कैपिटल ही समझ नहीं आएगा तो फिर आगे की चीज़ें भी नहीं समझ आती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किस तरह इम्पॉर्टेंट है, वो बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो कैपिटल है ये क्या है स्टूडेंट्स? मैं वैसे ही थोड़ा सा बताता हूँ कि कोई बिज़नेस है, वैसे ही हमेशा की तरह एग्जांपल दूंगा। XYZ कंपनी है, मिस्टर एक्स ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, अपनी फर्म में प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई एक्टिविटी शुरू की। तो उस बिज़नेस को स्टार्टअप लेने के लिए किसकी ज़रूरत है? सबसे पहले पैसे की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, जिसको हम, जो बिज़नेस को उन्होंने दे दिया, वो बिज़नेस की क्या हो गई? कैपिटल हो गई। अच्छा, तो उन्होंने बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर दी। अब क्या है, कैपिटल जो है, यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। स्टूडेंट्स ये क्या है? थोड़ा सा इसके लिए, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये कैपिटल आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है कि जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी इसको ब्रीफली समझाया है, यहाँ थोड़ा सा और अंदर तक जाके समझाने की कोशिश करूँगा। बिजनेस और बिजनेसमैन, ये दोनों एक दूसरे से जुदा हैं, बिल्कुल सेपरेट है। ये सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस और बिजनेसमैन के दरमियान जो रिश्ता है वो एक इस तरह है जैसे बिजनेस
बिजनेसमैन के लिए एक रोबोट है। बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस का मालिक है, अपनी फर्म का जो उसने क्रिएट किया उसका मालिक है, और जो बिज़नेस है वो उसके लिए उसके नौकर के रूप में काम कर रहा है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है, इनका आपस में ऐसा नहीं है कि सेम नहीं है, ये बिल्कुल भी, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो किसी बिजनेसमैन ने बिज़नेस में पैसा लगाया, तो जो उसने उस बिज़नेस में पैसा लगाया वो उस बिज़नेस की देनदारी है बिजनेसमैन के लिए, कि उसको उस पैसे से उसे प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो उसको रियलाइज़ करके देना है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इस तरह ये चीज़ यहाँ आपके इस तरह समझ में आने में बहुत अच्छा साथ देगी कि बिजनेसमैन और बिज़नेस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये भी बता दिया कि ये जो पूंजी है ये मनी से रिलेटेड है, भाई मनी का ताल्लुक़ है, अकाउंट्स का ताल्लुक़ है मनी से। तो जो भी अमाउंट एक इन्वेस्टर बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो किस फॉर्म में होगा, मनी की फॉर्म में होगा, या फिर एसेट्स होंगी जो क्या रखती होंगी, मनी वैल्यू रखती होंगी। थर्ड पॉइंट, जो बिजनेस जो मैंने बता दिया, बिजनेसमैन के लिए वो एक रोबोट की तरह काम कर रहा है, और कैपिटल जो अमाउंट है वो एक लायबिलिटी है बिजनेस की बिजनेसमैन के लिए। अब मैं आपको डेफिनेशन एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर। यहाँ इसलिए लिखा है कि प्रोप्राइटरशिप वो होती है जिसमें एक सिंगल ओनर होता है, सिंगल बिजनेसमैन होता है। पार्टनरशिप वो होती है जो जिसमें दो लोग बिजनेस को चला रहे होते हैं। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। जो अमाउंट इन्वेस्ट किया इन दोनों के ज़रिए से बिजनेस में, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू। ये कैपिटल हो सकता है मनी की शक्ल में, पैसों की शक्ल में, या हो सकता है एसेट्स संपत्ति की शक्ल में जिसकी वर्थ हो, मनी वैल्यू हो जिसका ताल्लुक़ किससे हो, मनी से हो। एसेट्स का भी ताल्लुक़ मनी से होना ज़रूरी है। इट इज़ द लायबिलिटी, जो मैंने आपको बताया, ये एक जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है ऑफ द बिजनेस की टुवर्ड्स प्रोप्राइटर और पार्टनर। ये पैसा इसको जिम्मेदारी है, इनको वापस इसकी जवाबदेही करनी इनको पड़ेगी। तो ये है कैपिटल, जिसके बिना बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। ये है इसकी डेफिनेशन, और ये है इसकी। एक चीज़ और बता दूं आपको, एक इक्वेशन है जो हमेशा आपको आगे भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये है आपकी कैपिटल, जो हमेशा बराबर होती है एसेट्स, उसमें से लेस कर देंगे आप लायबिलिटीज़ को, लायबिलिटीज़ ये आई है। कैपिटल जो है इसको हम ओनर्स फंड भी कहते हैं, ओनर्स फंड। कैपिटल किसके बराबर है, एसेट्स के लेस लायबिलिटीज़ के। ये एक इक्वेशन है, इसको जहन में रखना है हमेशा कि ये हमें क्या बताती है कि पूंजी हमारी जो कैपिटल है वो एसेट्स में से अगर हम लायबिलिटीज़ को लेस करेंगे तो हमारी किसके बराबर आएगी वैल्यू, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, जो कैपिटल है बिजनेस की। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको और एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करके थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ इस इक्वेशन के बारे में। तो मैं इस इक्वेशन को आपको एक बैलेंस शीट की मदद से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और इस तरह आपका इंट्रोडक्शन मैं आज बैलेंस शीट से भी कराऊँगा कि उसकी फॉर्मेट कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, मान लीजिए ABC लिमिटेड की बैलेंस शीट है। तो यहाँ हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज़, ये इसकी अमाउंट कॉलम, ये इसका एसेट्स कॉलम, और ये एसेट्स का अमाउंट कॉलम। यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींच दीजिए, यहाँ खींच दीजिए, यहाँ खींच दीजिए, और इसे ऐसे कर दीजिए। तो ये आपके सामने एक फॉर्मेट मैंने तैयार किया बैलेंस शीट का ABC लिमिटेड की।
ये लायबिलिटी साइड है, ये कॉलम है इसके अमाउंट का, ये एसेट साइड है जो बिज़नेस की एसेट्स दिखाई जाती हैं, यहाँ इसके अमाउंट को हम लोग शो करते हैं। जो पैसा इन्वेस्ट किया गया प्रोप्राइटर और पार्टनर के ज़रिए से बिज़नेस में, वो हम यहाँ शो करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया वो तो बिज़नेस की लायबिलिटीज़ है ना, तो कैपिटल अकाउंट इस साइड आएगा और जो एसेट्स हैं वो इस साइड आएंगी, जो लायबिलिटीज़ हैं वो इस साइड आएंगी। लायबिलिटीज़ में फॉर एग्जांपल आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स जिनसे हम उधार माल ख़रीदते हैं तो उनको पेमेंट बाद में करते हैं 10-15 दिन का, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया 5 लाख रुपए बिज़नेस के अंदर और साथ ही ये कहा बिज़नेस को कि तुम मेरी बिल्डिंग यूज़ कर लो। बिल्डिंग कितने की है, 4 लाख रुपए की। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं, 1 लाख रुपए के। तो इस तरह इस साइड का मैं टोटल कर दूंगा आपके सामने, मान लीजिए 6 लाख रुपए मेरी लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। ऐसे ही व्हीकल एक बिज़नेस के लिए दे दी कि जी चलो ये व्हीकल आप बिज़नेस के अपने पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो, मार्केट भेजना है किसी को, किसी एम्प्लॉइज़ को कुछ सामान के लिए भेजना, तो ये व्हीकल काम में आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी 50,000 रुपये की कोई व्हीकल देती है, अब ये बिज़नेस की एसेट हो गई, यहाँ ऐड कर दिया मैंने, अब ये बिज़नेस की है। उसके बाद हमारा कुछ बैंक और कैश का बैलेंस है, बैंक एंड कैश बैलेंस कितना है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ कीजिएगा 1.5 लाख रुपए, इसका टोटल कीजिएगा कितना आया, 6 लाख रुपए। यहाँ एक बात ये बहुत अच्छे से समझने की है कि जो मेरी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड के टोटल्स हैं वो हमेशा मैच करने चाहिए। अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको मिलता है तो समझ लीजिए आपकी बैलेंस शीट में, आपके फाइनेंशियल में कुछ गड़बड़ चली हुई आ रही है। ये साइड हमेशा इक्विवेलेंट होंगी, हमेशा। तो 5 लाख रुपए की मेरी यहाँ कैपिटल है जो बिज़नेस की लायबिलिटी है बिजनेसमैन को देने के लिए। ये क्रेडिटर हैं जो ऑब्लिगेशंस हैं जो बिज़नेस को आउटसाइडर्स को देनी है। आउटसाइडर्स जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं और जो भी लायबिलिटी हमें अदा करनी है किसी को भी, वो कोई भी बंदा हो सकता है बिज़नेस और बिजनेसमैन से बाहर का, उसको हम अपनी लायबिलिटी समझते हैं। बिल्डिंग संपत्ति है बिज़नेस की, व्हीकल एसेट्स है बिज़नेस की है, बैंक और कैश बैलेंस बिज़नेस की संपत्ति है। तो ये जो आपके सामने मैंने इक्वेशन लिखी थी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, वो कैसे अप्लाई होती है आइए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जो मेरी कैपिटल है वो आपके सामने क्या है स्टूडेंट्स, कितनी है, 5 लाख रुपए। और मेरी जो एसेट्स हैं वो यहाँ पे आपको कितनी दिख रही हैं, ये एक्चुअली ये सारी एसेट्स ही हैं, एसेट साइड में ये सारी एसेट्स हैं मेरी, कितनी हैं, 6 लाख रुपए। और थर्ड चीज़ क्या है, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या हैं, जो विच इज़ पेबल बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर्स, जो ये मेरी ऑब्लिगेशंस हैं जो बिज़नेस के बाहर वालों में अदा करनी है बिज़नेस को। तो अब मुझे पता चल गया कि कौन सी चीज़ कहाँ आनी है। ये मेरा 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है और ये 3rd पॉइंट है। 1 पॉइंट मेरा क्या है, कैपिटल है, 2nd पॉइंट मेरा क्या है, एसेट्स है, और 3rd पॉइंट मेरा लायबिलिटीज़ का है। तो अब मैं अकॉर्डिंगली इनको इस फॉर्मूले में पुटअप करूँगा तो देखिए क्या होता है। कैपिटल 5 लाख रुपए इज़ इक्वल टू एसेट्स मेरी है 6 लाख रुपीज़ की, मैंने एसेट्स के प्लेस पे इसे पुटअप कर दिया, लेस लायबिलिटीज़ का अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज़। तो स्टूडेंट्स अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको भी नज़र आएगा कि ये अमाउंट किस तरह इसके बराबर आपको नज़र आने लगा। 6 लाख में से जब मैं 1 लाख लायबिलिटी का लेस करूँगा तो 5 लाख बचेगा। तो ये इस तरह लेफ़्ट हैंड साइड इक्विवेलेंट हो गई है राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूव्ड।
तो इस तरह आज मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया बैलेंस शीट से भी किसी भी कंपनी की। और इस तरह मेरा ये आज का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और बहुत पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।